हेलो। गुड मॉर्निंग। आवाज तो कह रहा है कि और कम कर दिया जाए, क्योंकि तुम लोग बहुत कम हो। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। बाकी सब सुनाओ, कैसा हालचाल चल रहा है तू लोग का? बढ़िया है। सुप्रभात आप सभी लोगों को। और कुछ कविताएं बाकी है तो कविताओं को ही खत्म करते हैं ताकि जल्दी से हो जाए ना। पेज नंबर 204 में गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता है, जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनको मुक्तिबोध के नाम से ही जाना जाता है। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म है। 11 सितंबर 1964 को इनका निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में इनका जन्म हुआ। माताजी का नाम पार्वतीबाई और पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध। इनके शिक्षा, इनकी वृत्ति, अभिरुचि और कृतियां ये लोग आप स्वयं से पढ़ लेंगे। बोलिए। आज जो हम कविता पढ़ेंगे ये इनकी कविताएं ज़्यादातर लंबी होती है, लेकिन ये जो कविता है लंबी है हमारे लिए, लेकिन इनकी तुलना में कम लंबी है। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि दुनिया के तमाम देशों में जो जनता है वो संघर्ष कर रही है, अपने कर्म से, अपने श्रम से न्याय पाने की कोशिश कर रही है, शांति के लिए और भाईचारे की दिशा में प्रयास कर रही है। कभी ऐसा देखता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उन सब में एक समानता है, सब एक ही जैसे हैं। और इसीलिए इस कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक। बोलिए। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का, चाहे संघर्ष करने वाली कोई भी आम जनता, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो या किसी भी पुर का हो, भोजपुर का हो या नियाजीपुर का हो, मतलब किसी भी पुर का हो, सबका जो चेहरा है, जो संघर्ष का तरीका है वो एक जैसा है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियां की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। चाहे आप एशिया में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ या फिर उनमें उन गलियों में जो धूप खिली है, मतलब जिस धूप में झुलस कर आम जनता पसीने से तरबतर होकर न्याय कर रही है, सबके पसीने में समानता है, सभी देशों के धूप में समानता है। मतलब हर जगह एक ही प्रकार का कष्ट है, एक ही प्रकार का दुख है, एक ही प्रकार का संताप है। ताप में झुलस कर, कष्टों को झेल कर जो लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, जो लड़ रहे हैं लोग न्याय के लिए, उन सब का दुख, उन सब का कष्ट एक है। जो लोग ताकत से मुट्ठी को बांधे हुए हैं, देखोगे इनकलाब का नारा पे ऐसा निशान होता है। तो हमारी जो मुट्ठी की ताकत है, जो बंधी हुई मुट्ठी है, हम सबके बंधे हुए मुट्ठी का जो लक्ष्य है वो एक ही है। हम सभी जो लोग जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, सब ठीक है ना उधर? हम आज़ादी को पाना चाहते हैं, हम न्याय को पाना चाहते हैं, और हम सब ने अपनी मुट्ठी को बांधा है, और ये बंधी हुई मुट्ठी हमारी एकता का
परिचायक है। कहो हाँ। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। पृथ्वी जो कि गोल है और जहां पर भी जनता ने अपना अपना दल बनाया हुआ है, किस लिए? दल किस लिए बना है? न्याय आजादी को पाने के लिए। वो सब एक ही दल है, वो सब ही एक ही पक्ष है। हमारे झंडे पर जो जलता हुआ लाल सितारा है, इनके झंडे पर इनकलाब के जो झंडा होता है जिसमें मुट्ठी होती है उसमें लाल सितारा होता है। तो जलता हुआ लाल सितारा जो कर रहा है भयानक इशारा, उसका जो विकराल रूप है वो भी एक है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। ये बार बार एक शब्द का प्रयोग हुआ है। हमने आपको ये बोला था कि प्रारंभ में जो कविताएं थी वो थोड़े कष्टकारी थी क्योंकि भाषा में भिन्नता थी। ये तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपने से नहीं समझ में आ रहा है क्या? है, ये तो अपने से समझ में आने वाली कविताएं हैं। देखो कितना आसान तो लिखा है कि गंगा में, इरावती में, मीनाम में, तीनों नदियों के नाम है। अकुलाती हुई मतलब बेचैन सी जो धाराएं बह रही है, वो धाराएं भी हमारी बेचैनी का परिचायक है, जो हम बेचैन हैं आज़ादी और न्याय के लिए। चाहे वो नील नदी हो, अमेजन नदी हो, मिसौरी नदी हो, उसकी धारा जब बह रही है तो वेदना की गीत गा रही है, और उस वेदना के गीत में जो बह रही है, बहा रही है, वो जिंदगी की धारा, वेदना का गीत, वेदना मतलब दुख की गीत गाती हुई जो नदियों की धारा है जो बह रही है, वो जिंदगी की धारा भी एक है। अगर हमें प्यार से पेश किया जाए तो हमारा इशारा भी एक ही है, और क्रोध दिखाइएगा तो हमारा क्रोध का इशारा भी एक ही है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जनशोषक शत्रु एक। बोलो हाँ। ये अलग अलग जगहों पर सेनाओं ने चारों तरफ से गिरफ्तार करके रखा है उन लोगों को जो लोग आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अलग अलग देश में जाएंगे तो उन्हें आज़ादी की आवाज़ को निकालने नहीं दिया जाता। हमारे देश में हम, हिंदुस्तान जब गुलाम था तो हम अपने आज़ादी के लिए नारे लगाते थे तो अंग्रेज़ हमें क्या करते थे? पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे। बोलो हाँ। ये शत्रु जो काले पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, चाहे दुनिया में जहां भी शत्रु है सब एक ही जैसा है। जनता का शोषण करने वाला एक ही जैसा है, चाहे वो अरबपति हो, धनिक हो, सरकार हो, सेना हो। अगर वो शोषण कर रहा है तो सब जगह का जन शोषक शत्रु एक ही है, और सबका काला काला दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग मतलब किला, काले काले दुर्ग पर वो शत्रु खड़े हैं। भारत में जो खड़े हैं, यूरोप में जो खड़े हैं, सब एक ही है। सबका चेहरा अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन सब एक है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा। पहला लाइन फिर से, आशामयी आशामयी लाल लाल किरणों में जो अंधकार है,
ये लाल किरणें कही जा रही है, सूरज की जो किरणें निकलती है, और ये लोग लाल रंग को ही मानते हैं। ये लोग जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये मार्क्सवादी हैं, ओके। और इनका लाल सितारा वाला झंडा नहीं देखा है तुम लोग? बोलो। कहीं ना कहीं इनके जीवन में लिखा होगा कि ये मार्क्सवादी है, उस विचार को प्रकट करते हैं। हाँ, मार्क्सवादी बनकर निकले, यस, मेरे को ध्यान था मार्क्सवादी है। तो कह रहे हैं ना कि लाल लाल जो किरणें निकल रही है, जिससे अंधकार को हम दूर कर रहे हैं, तो अंधकार को चीरता हुआ मित्र, ये लाल रंग हमारा मित्र है, और ये हमें अंधकार को चीर कर स्वर्ग ले जा रहा है। ये स्वर्ग भी एक है, और जन जन का मित्र भी एक है। जो हमारा मित्र है वो एक है। विराट प्रकाश एक, जो हम प्रकाश फैला रहे हैं दुनिया में, जो क्रांति की ज्वाला हम जला रहे हैं दुनिया में, वो भी धड़कते वक्षों में, वक्ष का मतलब होता है हृदय, धड़कते हृदय में। बोलो बाबू, आगे पढ़ो। धड़कते वक्षों में क्या है? तो जो हमारे दिल में, हमारे सीने में धड़क रहा है सत्य, उस सत्य का रंग यानी कि उजाला भी, लाख लाख पैरों में जो मोच पड़ी है, लाखों लोग जो चल रहे हैं, लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, उनके पैर में जो मोच है, और मोच में जो वेदना है, और वेदना से जो तार निकल रही है, तार का मतलब आवाज़, वो आवाज़ भी हमारे हिये में, हिये का मतलब होता है हृदय में, हमारे हृदय में जो हिम्मत का सितारा हमने जला के रखा है वो भी। और चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का, ये छोटी कविता है, समझ रहे? ये छोटी है तब इतनी बड़ी है। क्या नहीं? हाँ, क्योंकि बाद की सारी कविताएं ना, अगर एक बार शिक्षक से थोड़ा सा भी तुम पढ़ लो, तो अपने से पढ़ोगे तो सबका उत्तर तुम अपने आप लिख पाओगे, आसान होता है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहने हैं, सभी ओर कन्हैया ने गाए, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर, बंसी की धुन सभी ओर, दानव दुरात्मा, मानव की आत्मा, शोषक और खूनी और चोर, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध, संग्राम का घोष, जीवन संतोष, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा, चाहे जिस देश प्रांत। ये गीत टाइप का ही है, एक से सब कुछ है। एशिया चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बोलो हाँ। अलग अलग निवास का स्थान है, उनका भौगोलिक संरचना अलग अलग है, ऐतिहासिक बंधन अलग अलग है, लेकिन जहाँ भी आप नज़र डालो आपको दिखेगा सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं कि जो जनता के शोषण करने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, ये केवल यही नहीं, ये हिंदुस्तान सभी ओर मौजूद है। इस प्रकार का अत्याचार और भी जगहों पर हो रहा है। सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, पूरे विश्व को एक करते हैं। विश्व के सभी लोग भाई हैं, बहन हैं, और सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है। कन्हैया की बंसी की धुन और कन्हैया की गायों की शोर केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में यह माना जाता है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर, जिंदगी जो मस्ती में गुजरती है, तो जिंदगी की जो भोर होती है मस्ती में निकलती हुई, वो भी एक है। और बंसी की धुन जो कन्हैया के सुनाई देती है, वो सभी और एक है।
दानव दुरात्मा जो यहाँ है वो यहाँ है, एक है। अब मानव आत्मा जो यहाँ है वहाँ है, वो भी, मतलब शैतान अगर है यहाँ तो और भी जगहों पर शैतान है, और इंसान अच्छी आत्मा वाले लोग अगर यहाँ हैं तो और भी जगहों पर वो हैं, एक ही जैसे हैं। शोषक और खूनी और चोर, जो जनता का शोषण कर रहा है, खून कर रहा है, ये जो चोर है सब, ये सब एक है। बिहार का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, भारत का हो चाहे नेपाल का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कह रहे हैं कि सब एक ही है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग, जनता के शीर्ष पर, सर पर जो शोषण का खड़ग रखा गया है, शोषण का खड़ग, खड़ग, खड़ग शब्द रानी की झांसी वाले में, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। हाँ, तलवार, जो तलवार रखी गई है हमारे गर्दन पर शोषण का, वो तलवार भी समानता है, एक ही है। दुनिया के हिस्से में चाहे जहां भी चले जाए, जनता जहां जहां युद्ध कर रही है, जहां जहां लड़ाई मची हुई है, वो लड़ाई भी एक ही है। मस्तक की महिमा, अंतर की उष्मा। हमारे मस्तक पे जो महिमा दिख रही है, अंदर जो ज्वाला उष्मा की तरह पनप रही है, जो क्रोध पनप रहा है, वो क्रोध भी पूरी दुनिया में एक है। जो संग्राम चल रहा है, जो उद्घोष हो रहा है, वो संग्राम का उद्घोष भी एक ही है। और जीवन में अगर जहाँ जहाँ संतोष है, वो सारा संतोष भी एक ही है। चाहे आप क्रांति का कह ले, निर्माण का कह ले, और विजय का सेहरा जिनके सर पे सज गया, वो सेहरा भी एक ही है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक ही है। और कौन कौन सी कविताएं बची हुई है? अधिनायक तो हो गया ना जी, पढ़ा दिए हम शायद, हम केनियो से पढ़ा दे रहे थे, जो मन किया वही पढ़ा दिया है। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ। 1 जनवरी 1937 को जन्मे थे, बहुत बुढ़े हो गए थे कुछ समय तक, अभी का पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत, ना भगवान करे जीवित हो। हम किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं, आप डिसाइड कीजिएगा। परमात्मा हैं आप, भगवान हैं आप, देख लो। इसीलिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। इनका परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा, परिचय पढ़ना और याद करना आपका काम है। आइए, यहाँ एक कविता है जो कि एक कविता संकलन के पुस्तक से लिया गया है, और जिस पुस्तक से ये कविता लिया गया है उस पुस्तक का नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। पुस्तक का नाम है, कविता संकलन की पुस्तक का नाम है, बोलिए। इस कविता में जो नायक की भूमिका में है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है, जहाँ पर लोहा बहुत अधिक होता है। अपने नन्हे से बेटे को कंधे पर उठाकर अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर बातचीत करते हुए पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ पर दिखता है। कदम कदम पर लोहा आपको दिखाई देगा, और चूंकि ये भिलाई के रहने वाले हैं जहाँ पर लोहा बहुत अधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो लोहा पर ही ये कविता है। ठीक है, आयरन। ओके। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। जब छोटे बेटे को कंधे पर बैठा दिया जाए तो उस बेटे को ये एहसास हो जाता है कि अरे हम तो पापा से भी बड़े हो गए हैं। वो नाप लेता है अपने आप को, हमारे सिर के ऊपर उसका कंधा होता है, तो उसको लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ये सुनना जब बेटा कहता है कि अरे मैं तो दादा से भी बड़ा हो गया।
तो नायक बोल रहा है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा, घर में जो बिटिया है उससे मैं सवाल करूंगा कि बताओ बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वो बोलेगी झटपट। तो जैसे ही मैं पूछूंगा कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो झटपट उसका जवाब आएगा चिमटा, जिससे मम्मी रोटियां पलटती है तंदूरी रोटी पकाते समय। करकुल, करकुल का मतलब कलछुल संभवतः, अरे उसी प्रकार का किचन का कोई है। सिगड़ी, जिसमें आग जलाया जाता है ना जी, क्योंकि हम पढ़े थे वजीरा सिगड़ी में कोले डाल, याद आया उसने। सिगड़ी, समसी, अदरवा, समसी वही जिसमें कोयला सुलगाया जाता है। अरे ऐसे ऐसे बना होता है, निचवा कोयला सुलगा के चूल्हा, अच्छा चूल्हा होता है ना जी। अरे चूल्हा आप लोग देखे हो ना, वैसा ही चूल्हा है। बोलो हाँ। तो झटपट जवाब देगी कि दरवाजे की सांकल देखेगी। पहले के लकड़ी के दरवाजे में गोल गोल लोहा लगा होता था, फिर उसका नजर जाएगा कब्जा पे, जहां से दरवाजा खुलता और जंग लग जाता है तो चोर चोर की आवाज आती है, तो उधर आवाज करेगी, झटपट वो जवाब देगी। फिर रुककर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा। हाँ संजय भैया, हाँ संजय भैया, अच्छा अभी ये क्लास में तो थे, आ जाए। अच्छा थोड़ी देर में पहुंच रहे। एक्चुअली क्रिकेट है ना कल से, तो हमको यहाँ पर नहीं रहना था, हमको वहाँ पर रहना था। जो हमको सब व्यवस्था हमको देखना है, जो मेरी जिम्मेदारी है, हम यहाँ पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। हम सोच रहे कि एक बैच पढ़ा कर जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैमरा वगैरह सब हट जाएगा। लेकिन एक उपाय है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ 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 सही है ना, कर रहा है, आईफोन है ये। ऑडियो से नहीं ना पढ़ेगा लोग। ओके ओके, अरे इसको इसको खत्म कर ले। रुककर फिर वह याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। फिर वह रुककर याद करेगी कि एक लोहे का लंबा तार होगा। ठीक है, घर की बात हो रही है, अजीब हाल है, घर की बात हो रही है। लकड़ी के दो खंभों पर लोहे का एक तार बंधा होगा, तान कर बंधा होगा, जिस पर कपड़े भी, गीले कपड़े सूखने के लिए टांगे गए होंगे। फिर एक सेफ्टी पिन देखेगी और फिर साइकिल पे नजर पड़ेगी तो कहेगी ये पूरा का पूरा लोहा है। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। आसपास वो नजर डालेगी, चारों ओर ताकेगी, और कहाँ कहाँ पापा ने पूछा है बता दे। अब तुम लोग ताकोगे, पंखा में लोहा है, बेंच के पैर में लोहा है, बोलोगे ना। तो आसपास वो दौड़ेगी, दुबली है पतली है हैं, लेकिन एकदम चारों ओर नजर डालेगी कि जल्दी जल्दी पता लगा ले कहाँ कहाँ। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर। फिर मैं याद दिलाऊंगा, जैसे कि बिटिया को सिखलाऊंगा, ये फावड़ा देखो, ये कुदाल देखो, ये खुरपी, ये बसुला, ये टांगी, टंगिया, अरे बोलो फावड़ा ऐसा होता है,
हंसुआ मार के पगली को भगा। बसूला जाकर बढ़ई के यहाँ देखो ऐसे छिलने के काम आता है लकड़ी को, बसूले नहीं पता है। राजमिस्त्री भी काम करेगा, उसके यहाँ एक ऐसा हथौड़ी होता है चौक टाइप का, इटवा को काटना होता है तो उसी से मारता है। वो कहता है अरे तन बसूली धरो, तो राजमिस्त्री बसूली बोलता है और जो कारपेंटर्स लोग होते हैं वो लोग बसूला कहा करते हैं। अच्छा करनी, तो मैं इसको याद दिलाऊंगा, ये हर जगह लोहा है। फिर मैं उसको दिखलाऊंगा, बैलगाड़ी का चक्का देखो, चक्के में पट्टा देखो, बैलगाड़ी के चक्के के नीचे चलेगा तो लकड़ी पे नहीं ना चलता है, लोहे पर ना चलता है। पट्टा देखो, पट्टे में फिर बैल के गले में मैं बताऊंगा वो देखो कान से का घंटी है, घंटी के अंदर जो गोली है वो भी पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई बाला डीला, जगह जगह लोहे के। पत्नी भी आएगी, उसको समझाएगी, याद दिलाएगी बेटी बाल्टी भी लोहा है। सामने कुआं है, कुआं में जो लोहे की घिर्री लगी है खींचने के लिए वो भी लोहा है। छत्ते का जो कांडी होता है जिसको टांग देता है छत्ता को, छाता छाता अम्ब्रेला, उसमें भी लोहा है। बोलो हंसिया चाकू और भिलाई के बला डीला में चले जाओ, जगह जगह मिलेंगे लोहे के कीले। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है वो पूरा घर मिलकर ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा नहीं मिलेगा तो फिर उसको बताया जाएगा कि बेटी हर घटना में लोहा मौजूद है, इस घटना से उस घटना तक हर जगह लोहा है। हर वो आदमी जो मेहनत कश है, रिक्शा चलाकर फसल उगाकर पैसा कमाता है, उसके बाजू भी लोहा है। हर वो औरत, लो पुरुष की बात हो गई ना, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना का कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली। हर औरत भी जो दबाई जाती है, सताई जाती है परिवार में, इतने अत्याचार को भी झेलकर अपने चेहरे के मुस्कुराहट को बनाए रखती है, वो भी एक लोहा है। वो माँ भी एक लोहा है जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती कि जल्दी से मेरा बेटा मेरे कंधे से बड़ा हो जाए। बाप कहता है कि बेटा मेरे कंधे से बड़ा हो जाए। बोलो, बाप इंतजार करता है कि कब उसका बेटा उसके कंधे से ऊंचा हो जाए। वो बाप भी लोहा है और हर वो माँ लोहा है जो अपने लड़की के वर की सोच करती है कि मैं इसके लिए अच्छे से अच्छे वर की तलाश करूं। तो जीवन में जितनी घटनाएं हो रही है सब में लोहा है। हर मेहनत कश आदमी भी लोहा है और हर दबी हुई सताई हुई स्त्री भी लोहा है। तो तुम लोग लोहा हो। ओके मेरे लोहाओं, लोहाओं तीनाओं, मुझे अब प्रस्थान करना होगा क्योंकि वहां पर मुझे कार्य है। अगला बैच भी है जी मेरा, जा रहे नहीं, कम से कम आज वाला बैच तो इतना पढ़ाना पड़ेगा मुझे। जा रहा हूँ, काम करवा के फिर आकर आधा घंटा इन लोगों को पढ़ा दूंगा। कैसा?